भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम सेक्शन बी सोल्व करेंगे। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू थे वो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं 10th क्लास क्वेश्चन पेपर की। अब हमारे पास सेक्शन बी में क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले देखिए रूट वाली कंडीशन में हमें करना क्या होता है। पहले तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है आपके पास, √3x² - 8x + 4√3। हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट चाहिए होता है और एक सम। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो तो है √3, उसका प्रोडक्ट कर दो कांस्टेंट टर्म 4√3 से, यानी कि √3 इंटू √3 हो गया 3 और 3 4 जा 12। सम जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है जो कि -8 है। अब देखिए 12 है यहाँ पे, तो हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आए लेकिन जो सम करके -8 आए। अब माइनस का 8 आ सकता है -2 इंटू -6 करके, क्योंकि देखिए -2 को -6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा और -2 में जब -6 करोगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के बाद इक्वल टू का साइन लगाओगे, √3x², जो -8 है उसको ऐसे ब्रेक कर दो -2x और -6x और +4√3। अब कॉमन लेने का पैटर्न ध्यान से समझना। देखिए ये x और यहाँ x², सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन इन फर्स्ट टू में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ x कॉमन गया, यहाँ बचा √3x - 2। x² में से एक x बाहर जा चुका है इसीलिए x की पावर 1 बचेगी और 2x में से एक x बाहर गया, सिर्फ 2 बचा और वो भी माइनस का। अब देखिए यहाँ पर -6x + 4√3। अब 6 है, जब आप इसमें से √3 कॉमन लोगे तो इसका मतलब होता है √3 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो रफली आप करके देख लिया करो कि जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू कॉमन ले तो रैशनलाइजेशन करते हैं √3 का। तो ये आ गया 6√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर ये 2√3 हो गया। अब √3 भी कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया, तो यानी कि -2√3 कॉमन जा सकता है। और एक प्रकार से मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि जब -6 में से 2√3 कॉमन लूँगा तो रैशनलाइजेशन करके √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया -6√3 डिवाइड में 2 और √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो यानी कि आपके पास क्या बचेगा -√3। लेकिन माइनस कॉमन ले जा चुके हैं इसलिए प्लस का ही हो जाएगा, इसलिए +√3x और यहाँ प्लस में से माइनस बाहर गया, 2 भी बाहर गया, √3 भी बाहर गया, तो सिर्फ 2 बचेगा आपके पास माइनस का 2, क्योंकि 4√3 में से जब 2√3 कॉमन जाने का मतलब 2√3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2, सिर्फ 2 बचा। नेगेटिव कॉमन जाने की वजह से प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट √3x - 2 है और ये भी √3x - 2 है, तो यानी कि √3x - 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, x और -2√3, ये आपके पास आ गए फैक्टर। लेकिन हमें क्या निकालने हैं, जीरोज। जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। और x - 2√3 इक्वल टू 0, यहाँ से √3x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/√3। एक वैल्यू तो ये आ गई और एक आ गई 2√3, तो बोथ आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट में। ये तो ए पार्ट था, अब बी पार्ट में क्या है उसको पहले समझिए आप। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 एंड -5। ठीक है, -2 और -5 उसके जीरोज हैं और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, और हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो पहले तो हम जो जीरोज है उनको मान लेते हैं कि भाई लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, क्योंकि यही दो जीरोज हमें गिवन थे। फिर हम क्या करते हैं, दोनों का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस में -5 सोल्व करके आ गया -7। फिर हम निकालेंगे दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि +10 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अब हमारे पास पोलिनोमियल ये होता है, x² लिखते हैं माइनस सम ऑफ जीरोज लिखेंगे यहाँ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे विच इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी -7 है तो ब्रैकेट में -7 लिख दो, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है +10, ठीक है।
यानी कि सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। अब इसको कंपेयर करो इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि +1 आएगा, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट है जो कि 7 आएगा, और सी जो है वो 10 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे। ठीक है, कि भाई रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। इसमें सबसे पहले अब फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a। अब अल्फ़ा था -2, बीटा था आपके पास -5, यहाँ पे माइनस लगाया, b की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू आ गई 1, ये -7, ये भी -7, इसका मतलब सम वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a करते हैं। अब अल्फ़ा है -2, बीटा है -5, सी जो है आपके पास 10 है, और ए आपके पास 1 है। तो -5 इंटू -2 इंटू -5 तो हो गया +10, और इक्वल टू में भी आपके पास सी की वैल्यू क्या रख देते हैं, हम 10 रख देते हैं, तो इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू भी आपके पास लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करेंगे तो उसकी पहले स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि क्या है। इन ट्राइंगल ABC, D is the midpoint of the sides AB and DE parallel to BC। देखिए मिड पॉइंट भी गिवन है, DE पैरेलल भी BC के इक्वल गिवन है, हमें AE को EC शो करना है। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेकर के चलेंगे ऐसे। ठीक है, ये A है, ये B और ये C। D मिड पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, DE। अब गिवन क्या है वो लिखते हैं। ठीक है, गिवन D इज मिड पॉइंट, गिवन टू प्रूव, और फिगर जरूर बनाओगे, इनके मार्क्स मिलते हैं। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब होगा, इसका मतलब डेट इज का मतलब AD और DB दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। टू प्रूव क्या करना है हमें, हमें टू प्रूव करना है कि जो AE है वो EC के इक्वल। तो ये तो हमने क्वेश्चन से स्टेटमेंट वगैरह सब लिख ली। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। उसमें ये है कि भाई सबसे पहले तो जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब BPT क्या कहती है कि भाई AD उसके अपॉन में DB लिखोगे, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू, फिर इधर AE अपॉन में EC। ये कंडीशन आ गई। अब AD और DB, मैं यहाँ से AD की वैल्यू DB लिख सकता हूँ, तो ऊपर जो AD है उसको मैंने DB लिख दिया, डिनोमिनेटर में DB है ही, इधर AE अपॉन EC, दोनों सेम टू सेम हो गए, कट करके यहाँ 1 बच गया। फर्दर एम्प्लॉय करके EC लेफ्ट में जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और EC और AE दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, फिर फर्दर एम्प्लॉय करके AE को लेफ्ट में लिख दो, EC को राइट में, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे किसी का भी, क्योंकि या तो दोनों का चेंज होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव फिर कट जाएगा। तो आप डायरेक्टली EC इक्वल टू AE लिखो या AE इक्वल टू EC, एक ही बात है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ये कंडीशन हो गई 22 की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या है, प्रूव डैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, अब डायमीटर की बात आ गई तो इसका मतलब सर्कल बनेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना 23, हमारे पास पहले फिगर को समझिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, आप ये डायमीटर ड्रॉ कर दो, इसको मैं A और इसको मैं B मान लेता हूँ, और सेंटर को मैं O लिख देता हूँ। यहाँ A से एक टेंजेंट गई, ठीक है, और यहाँ B से एक टेंजेंट गई। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ PQ, इसको मैं मान लेता हूँ X और Y, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन क्या है वो लिखेंगे भाई, AOB इज ए डायामीटर। ठीक है, ये कंडीशन है। PQ एंड XY आर टू टेंजेंट्स। अब टू प्रूव क्या करना है, पैरेलल। टू प्रूव जो हमें इसके अंदर करना है वो ये है कि जो PQ है वो पैरेलल टू XY है। अब आप क्या दिखाओगे कि भाई एंगल OAP, यानी कि इधर वाला एंगल, O सेंटर है,
ए रेडियस होगी और ये टेंजेंट हो गई, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे में इधर वाला ओ बी वाई यानी कि ये वाला एंगल, और आप लिख दो ओ बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों की कंडीशन क्या लिखोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ए है इधर, और इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, ओ ए रेडियस है, इधर ओ बी रेडियस है, एक्स वाई टेंजेंट होगी, उधर पी क्यू टेंजेंट होगी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर दोनों। अब यहाँ से कंडीशन क्या आ गई कि भाई जो ओ ए पी जो एंगल है वो इक्वल आ गया ओ बी वाई के, और बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, विच आर अल्टरनेटिव एंगल्स। क्योंकि देखिए ये जेड बन रहा है कैसे करके, ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो अल्टरनेटिव एंगल कहलाएंगे, विच आर अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, हैंस अब जब अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट्स है पी क्यू पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के, और यही मुझे वेरीफाई करना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसकी स्टेटमेंट को हम सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है कि इफ़ द एच सी एफ ऑफ 152,95 इज 19, यानी कि एच सी एफ गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, फाइंड देयर एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें जो गिवन है वो है एच सी एफ ऑफ 152,95 इज इक्वल टू 19। वी नो डैट, ठीक है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमें फाइंड आउट क्या करना है एल सी एम, तो एल सी एम यहीं रह जाएगा, ए इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा एच सी एफ। अब ए तो है आपके पास 152, इंटू बी है आपके पास 95 की, ये ए और ये बी, और एच सी एफ क्या है 19, तो डिवाइडेड बाई 19, 19 5 ज़ा 95। अब 152 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, 2 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 760 जो है आपका वो आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसी का बी पार्ट वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या करना है आपको, Gitaksi wants to make flower bouquets using two types of flowers. She has 36 roses and 48 lilies. She wants to make the largest bouquet possible with the same number of roses and lilies in each bouquet. How many bouquets can she make? तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास देखिए रोजेज कितने हैं 36, लिलीज कितने हैं आपके पास 48, तो बुके कितने बन सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ रोजेज और लिलीज यूज हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या निकालेंगे एच सी एफ निकालेंगे। अब एच सी एफ कैसे निकलेगा दोनों का वो देखिए, ये है 36, पहले तो हम इसके फैक्टर बना देते हैं 2 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 2 से और 3 से डिवाइड होगा आपके पास 3 3 जा 9, और फिर 3 से 1 तक गए, और दूसरा है आपके पास 48, तो इसमें पहले 2 से करेंगे डिवाइड 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास क्या है 36 के फैक्टर तो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर, और 48 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या आ गए 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है, तो 2 पावर 4 और 3 1 टाइम है ये है। तो हमारे पास जो एच सी एफ होता है वो कॉमन लिया जाता है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये है कि देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, लेकिन एच सी एफ वाले केस में यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर है, तो जो मिनिमम पावर है वो ली जाएगी, तो 2 स्क्वायर। फिर वैसे ही 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी 3 लिया जाएगा, और 2 और 1 में मिनिमम पावर 1 है, तो ये तो आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, यानी कि 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, उसमें हम क्या करेंगे उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें यह है कि 2 प्लेयर्स देवयाना एंड काव्या प्ले ए टेनिस मैच। इट इज़ नोन डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देवयाना विनिंग द मैच इज 0.62। ठीक है, हम इस इवेंट को ई मान लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट देवयाना विन द मैच
ठीक है, तो हमारे पास एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है और जो क्या है 0.62। ठीक है, अब ई क्या है और एफ क्या है, या तो आप इनके बारे में बता दो। ठीक है, देवयाना विंस द मैच, ये तो हमने मान लिया MATCH। ठीक है, और काव्या, इसके अंदर क्या है, हाँ काव्या विंस द मैच, ये हमने एफ मान लिया। ई एंड एफ बी द इवेंट, और फिर उसके बाद ये लाइनें लिख दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब अब देवयाना विन नहीं करेगी तो लूज करेगी, तो फिर कौन जीतेगा, काव्या जीतेगी। तो नॉट ई, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि जब देवयाना विन नहीं करेगी तब काव्या विन करेगी। और ऐसे कंडीशन में हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.62, यानी कि 1 माइनस 0.62 करोगे तो 0.38 आएगा। लेकिन इन्होंने लास्ट में एक बात और पूछी है, और वो ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ काव्या विनिंग द मैच, ये तो हमने निकाल दी 0.38, एंड हु इज बेटर प्लेयर बिटवीन देम। तो आप लिखोगे कि भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो बेटर होगा। अब हमारे पास जो देवयाना है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.62 इज ग्रेटर देन 0.38, तो आप क्या लिखोगे कि भाई 0.62 इज ग्रेटर देन 0.38, देयरफॉर देवयाना इज बेटर प्लेयर देन काव्या। तो ये जरूर लिखना क्योंकि इसका फिर मार्क्स मिलेगा आपको जो पूछा है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सेक्शन सी कराऊंगा। सेक्शन बी को अच्छे से समझना, इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे उनको खुद से सोल्व करना। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, फिर उस बुक से सर्च करके मैं अपने आप सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा डाउट सेशन की क्लासेज में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।